देखिएगा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमने स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। एक बार मैं फटाफट समराइज कर देता हूं। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी में मैंने आपको सबसे पहला मेथड जो पढ़ाया, दैट इज मेथड नंबर 1, बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड। बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड। इसमें मैंने दो बातें बताई थी आपको। एक, 1 ईयर होल्डिंग, यानी हम 1 साल ही इन्वेस्ट करके रखेंगे और फिर उसको बेच देंगे। और दूसरा था मल्टी ईयर होल्डिंग। ठीक है, मल्टी ईयर होल्डिंग में 1 से ज्यादा साल हम उसे होल्ड करके रखेंगे। अल्टीमेटली दोनों ही केस में हमारा जो वैल्यू का फॉर्मूला था वो क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में मैंने आपको ये दो बातें बताई थी। 1 ईयर में एक सिंगल डिविडेंड होगा और सेलिंग प्राइस होगी। मल्टी ईयर में 1 से ज्यादा डिविडेंड होंगे और सेलिंग प्राइस होगी। तो इन दोनों मेथड का तो फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। आइएगा, फिर मैंने आपको मेथड नंबर 2 बताया। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या था आपके पास? बेस्ड ऑन डिविडेंड मॉडल। बेस्ड ऑन डिविडेंड मॉडल। डिविडेंड मॉडल पर बेस्ड। इसमें फिर हमारे पास दो थे। कांस्टेंट डिविडेंड और कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। और मल्टीपल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। मल्टीपल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट डिविडेंड में मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली आपके पास एक कांस्टेंट डिविडेंड होगा जो टिल परपीचुइटी तक मेंटेन होगा। तो फॉर्मूला बनेगा P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। यहां पर आपके पास दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टेप 1 में कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड एज पर गिवन ग्रोथ। आपको जो एक पर्टिकुलर ग्रोथ दी हुई होगी उसके आधार पर लोगे। और स्टेप 2 आपके पास एक कांस्टेंट पीरियड को बताएगा। कांस्टेंट ग्रोथ पीरियड, जहां पर आपके पास टर्मिनल वैल्यू निकलेगी। तो अगर मैं टर्मिनल वैल्यू 4th ईयर में निकाल रहा हूं तो यहां मेरे पास फॉर्मूला रहेगा D4 1 प्लस G, यानी 5th ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस G। तो ये आपके पास दूसरा मॉडल था डिविडेंड के ऊपर बेस्ड।
कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ और मल्टीपल डिविडेंड ग्रोथ। आइए मेथड 3 जो मैंने आपको बताया, पीई रेशो बेस्ड। पीई रेशो बेस्ड वैल्यू, अगर यहां पर मुझे प्राइस निकालनी है P0, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, ईपीएस इंटू पीई रेशो। बेसिकली जो फॉर्मूला आपका एमपीएस का होता है, और पीई रेशो निकाला जाता है 1/ke से, या एक और फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस से। तो ये आपके पास पीई रेशो बेस्ड शेयर की वैल्यू आ गई। यहां तक की बातें हमने अपनी पिछली क्लास में कर ली थी। अब हमारे पास एक लास्ट मेथड है जो है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। जब हम कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन लेते हैं तो हमारे पास दो तरह के कैश फ्लो होते हैं, एफसीएफएफ और एफसीएफई। एक होता है एफसीएफएफ जिसकी फुल फॉर्म है फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फर्म का कैश फ्लो। और यहां आपके पास है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। क्या कोई बता सकता है फ्री कैश फ्लो टू फर्म क्या होता है? क्या हमने कभी कहीं पर इसका डिस्कशन किया है क्या? फ्री कैश फ्लो टू फर्म, whenever cash flows are computed without considering following cash flows, known as FCFF। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप कैश फ्लो तो निकालोगे, लेकिन कैश फ्लो में विदाउट कंसीडरिंग द फॉलोइंग। अब मैं आपको जो कैश फ्लो बता रहा हूं, इनको लिखे बिना बाकी के सारे कैश फ्लो लोगे तो हम उन कैश फ्लो को क्या बोलते हैं? फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म बोलते हैं। कैश फ्लो related to long term loan providers, इनका कोई कैश फ्लो आप कंसीडर नहीं करोगे।
इनके कैश फ्लो का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट नहीं आएगा, न्यू लोन का कैश फ्लो नहीं आएगा, और रीपेमेंट नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में दे रखे हो तो इग्नोर कर देना। जितने भी लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर हैं उनके ये 3 कैश फ्लो में अगर कोई भी कैश फ्लो दिया हुआ है तो उसको इग्नोर कर देना, और बचा हुआ जो कैश फ्लो बचेगा वो हम काम में लेंगे। दूसरा, कैश फ्लो रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डिविडेंड, डिविडेंड, न्यू इशू और रिडम्पशन। ये कुछ भी कंसीडर नहीं करूंगा मैं। कोई भी कैश फ्लो जो बिजनेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है उसको बिना कंसीडर किए करना है काम। कैश फ्लो रिलेटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, रिलेटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड, न्यू इशू और बाईबैक। मैं कंसीडर नहीं करूंगा। लीजिएगा, 3 बातें हो गई। मैं कैश फ्लो निकालूंगा लेकिन मेरे लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स के कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करूंगा। जो भी कैश फ्लो मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए होगा मैं उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कैश फ्लो को भी इग्नोर कर दूंगा, और जो भी कैश फ्लो इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड होगा मैं वो भी इग्नोर कर दूंगा। ये तीनों कैश फ्लो जब मैं इग्नोर करूंगा और फिर जो कैश फ्लो बचे हुए निकालूंगा वो कैश फ्लो कहलाते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म। दैट मींस FCFF कहलाता है। तो बात आती है सर अब इसको निकालेंगे कैसे? ये लीजिए, मैं आपको सिखा देता हूं हाउ टू कैलकुलेट FCFF। हाँ, स्क्रॉल अप बिल्कुल लो, ये लो। यहां से स्टार्ट किया मैंने कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। उसमें मैं पहला कैश फ्लो आपको सिखा रहा हूं FCFF, यानी फ्री कैश फ्लो टू फर्म। यानी कोई भी ऐसा कैश फ्लो जो इन कैश फ्लो को लिए बिना निकाला जाएगा। 3 कैश फ्लो इंक्लूड नहीं है। जितने भी लॉन्ग टर्म लोन के प्रोवाइडर हैं इंक्लूडिंग डिवेंचर्स, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड कैश फ्लो है, और जो भी इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड कैश फ्लो है, बिना इसको कंसीडर किए जब आप कैलकुलेशन करोगे उसे बोला जाएगा कैश फ्लो फॉर द फर्म। क्या हुआ? हो गया? आइएगा, कैलकुलेट करेंगे अब अपन सबसे पहले सेल्स। सेल, अच्छा जितने भी ईयर होंगे हर ईयर का निकलेगा, वो भी मैं तो आपको एक बेसिक कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। सबसे पहले सेल्स आ गई, ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन।
सारी मैं कॉस्ट लिख दूंगा, तो जानते हो मेरे पास आएगा ईबीआईटी। अब मेरी बात को सुनना, ईबीआईटी में से वैसे तो आई माइनस होता है, बट एक प्रॉब्लम है, आई को कंसीडर नहीं करना, अपन ऊपर लिख चुके हैं, इंटरेस्ट कंसीडर नहीं होगा, तो अब इंटरेस्ट में यहां से माइनस नहीं करूंगा, तो अब मैं सीधे माइनस कर दूंगा टैक्स। ये जो आता है ये आप एक चैप्टर में पढ़ चुके हो, नो पैट, जब आपने ईवीए एमवीए पढ़ा था, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, इसमें प्लस करोगे डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, मैंने उसको पहले लेस किया था ताकि टैक्स बेनिफिट मिल जाए, बट अल्टीमेटली डेप्रीसिएशन की वजह से मेरा कैश फ्लो नहीं होगा, तो मैं डेप्रीसिएशन को प्लस कर दूंगा। माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर मान ले कोई भी कैपिटल असेट खरीदी है बिजनेस के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा कैश आउटफ्लो बनेगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, पैसा जाएगा, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, पैसा आएगा। अब ना तो मैं इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूंगा, ना रीपेमेंट ऑफ लोन, ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ना रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ना इक्विटी डिविडेंड, ना न्यू इशू, कुछ नहीं, तो अब कुछ बचा ही नहीं, ये जो आया वही आपका आ गया FCFF। ये लीजिए, ये आपके पास FCFF यानी फ्री कैश फ्लो आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, FCFF। देख लीजिए आराम से, मैंने 3 पार्टीज के कैश फ्लो छोड़ दिए और बाकी सारे कैश फ्लो में कंसीडर करूंगा, सेल्स माइनस ऑल कॉस्ट, तो नो पैट आएगा, प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन, माइनस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। चलिएगा, अब स्टेप्स टू बी फॉलोड। अब अगर हमें कुछ स्टेप्स लगानी पड़ेगी ताकि हम शेयर्स का वैल्यूएशन कर पाए। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट FCFF for each year, separately for a given period। मान लीजिए क्वेश्चन ने 4 साल आपको दे रखे हैं, तो हम हर साल का अलग अलग क्या निकालेंगे, कैश फ्लो निकाल लेंगे। तो कैलकुलेट FCFF फॉर ईच ईयर सेपरेटली फॉर अ गिवन पीरियड, निकालने का तरीका ऊपर हमने सीख लिया। सेकेंड, calculate WACC, weighted average cost of capital, for discounting of such cash flows।
देखिएगा, अगर आप FCFF निकाल रहे हो तो अंडरलाइन कर लेना, FCFF की जो डिस्काउंटिंग होती है वो WACC पर की जाती है। FCFF अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो डिस्काउंट रेट काम में लेनी है वो WACC लेनी पड़ेगी। WACC निकालना हम ऑलरेडी EVA MBA चैप्टर में मैं आपको समझा चुका हूं, इंटर लेवल पर भी आप करके आए हैं, मैं दोबारा वो फॉर्मेट यहां पर नहीं ले रहा हूं। ध्यान है आप सभी को WACC कैसे निकलती है, जितने भी सोर्सेज हैं फिर उनका अमाउंट आ जाएगा, उससे उनका वेट निकाल लोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोगे और वेट्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दोगे तो आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू बेस्ड ऑन FCFF। टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, जैसे डिविडेंड में टर्मिनल वैल्यू बताई थी उसी तरीके से FCFF पर बेस्ड टर्मिनल वैल्यू निकालोगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप टर्मिनल वैल्यू 4th ईयर के एंड पर निकाल रहे हो। 4th ईयर के एंड पर क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्रॉम द 5th ईयर ऑनवर्ड्स, ध्यान से सुनना, फ्रॉम द 5th ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो फ्री कैश फ्लो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां लूंगा FCFF4 1+G ताकि मेरे पास 5th ईयर का कैश फ्लो आ जाए, डिवाइडेड बाय WACC -G। ये लीजिए, ये मेरे पास टर्मिनल वैल्यू बेस्ड फ्री कैश फ्लो आ गया। क्लियर है टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपका 4th ईयर है जहां के बाद आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी फ्रॉम 5th ईयर ऑनवर्ड्स, तो हम उस आधार पर कैश फ्लो टर्मिनल वैल्यू निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट present value of all FCFF and present value of terminal value। अब हमने स्टेप 1 में जो FCFF निकाले और स्टेप 3 में जो टर्मिनल वैल्यू निकाली, इन सब की WACC पर डिस्काउंटिंग करके आप क्या निकाल लोगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। टोटल ऑफ all present value will be known as enterprise value ऑब्लिक फर्म वैल्यू। अब आप समझिएगा, मैंने फर्म के कैश फ्लो लिए और उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो ये इक्विटी की वैल्यू थोड़ी आएगी। मुझे वैल्यूशन भले ही इक्विटी का करना है, बट प्रॉब्लम ये है मैं जब इस अप्रोच से चलूंगा और सभी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, वो वैल्यू फर्म की वैल्यू या एंटरप्राइज वैल्यू कहलाएगी।
फर्म वैल्यू या एंटरप्राइज वैल्यू कहलाएगी। बोलो, यहां तक क्लियर? यस सर। कैलकुलेट इक्विटी वैल्यू। मुझे अगर इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करना है तो इक्विटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इक्विटी वैल्यू इज इक्वल टू फर्म वैल्यू माइनस प्रेफरेंस शेयर माइनस डेट्स और प्लस नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अब समझिएगा, जो फर्म की वैल्यू आई ना, उसमें इक्विटी का भी क्लेम है, उसमें प्रेफरेंस का भी क्लेम है, उसमें लोन प्रोवाइडर का भी क्लेम है। क्यों? क्योंकि फर्म की वैल्यू निकालते समय मैंने इन तीनों के कैश फ्लो को एडजस्ट नहीं किया। तो जो फर्म वैल्यू आई, उस फर्म वैल्यू में सबका क्लेम है कि नहीं है? आप समझ रहे हो? अगर मैं किसी का भी क्लेम माइनस नहीं कर रहा हूं तो ये जो फर्म वैल्यू है, इसमें क्लेम ऑफ लॉन्ग टर्म लोन शामिल है, क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर शामिल है और क्लेम ऑफ इक्विटी शामिल है। तो अगर मैं इसमें से इन दोनों को हटा दूं तो रिमेनिंग जो बचेगा वो इक्विटी वालों का क्लेम आ गया। ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एसेट अगर इन केस क्वेश्चन में दी हुई है तो वो पैसा भी इक्विटी वालों का है, क्योंकि इनका पैसा आपने इनको दे दिया, तो जो कुछ भी बचा वो केवल और केवल इक्विटी का है। तो ये आपके पास इक्विटी वैल्यू आ गई। अब अगर इक्विटी वैल्यू आ गई तो आप वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हो। वैल्यू पर शेयर, सबसे पहले ले लूंगा इक्विटी वैल्यू और उसको डिवाइड कर दूंगा किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया? FCFF पर बेस्ड इक्विटी शेयर की वैल्यू आ गई। ध्यान रखना, वैल्यू इक्विटी की आई है, बट जो कैलकुलेशन का तरीका था मेरा वो FCFF पर बेस्ड था। ये स्टेप्स लगेंगी इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन बाय यूजिंग FCFF अप्रोच। सर, हाँ जी, ये जो आपने प्रेफरेंस शेयर और डेट माइनस किए हैं, हाँ इनमें इनका इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड पूरा भी क्लेम, लेस हाँ जी होगा? पूरा क्लेम, जितना इनका क्लेम बनता है। वैसे जनरली डेट ओके की सर। वैल्यू ही माइनस करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको दे रखा है, क्योंकि जनरली क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो। हम सिर्फ एक मेथड ले रहे हैं जहां पर इग्नोर कर रहे हैं। बट क्या आप ये मानते हो कि इंटरेस्ट रेगुलरली पे हो रहा होगा? यस सर। डिविडेंड रेगुलरली पे हो रहा होगा? यस सर। तो इसका मतलब यहां जो माइनस करोगे ये उनका प्रिंसिपल अमाउंट ही माइनस करना है आपको। अगर मान लो क्वेश्चन ओके बोलते सर। कि अभी तक बकाया चल रहा है तो बात अलग हो गई। आप समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन बोल दे कि नहीं हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को चुकाया ही नहीं है 4 सालों से, तो फिर बात अलग हो गई, तब तो माइनस होगा। लेकिन अदरवाइज हम ये मानते हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट आप ऑटोमेटिकली पे करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां केवल हम प्रिंसिपल सम ले लेंगे। तो ये स्टेप्स होंगी वैल्यू निकालने की। आइए इसकी भी स्टेप्स लिख लें, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट है, क्वेश्चन बचेंगे बस। आओ, फ्री कैश फ्लो रिलेटेड टू इक्विटी लिखो इसके नीचे। whenever cash flows are computed
विदाउट कंसीडरिंग equity shareholders related cash flows, comma, known as FCFE। ये लीजिए FCFE आ गया, यानी जब आप कैश फ्लो तो निकाल रहे हो, लेकिन मेरी बात को समझना, वो जो कैश फ्लोज हैं वो विदाउट कंसीडरिंग इक्विटी शेयर होल्डर, बाकी सब लोगे लेकिन केवल इक्विटी का कैश फ्लो नहीं लोगे आप। तो अब जो कैश फ्लो आएंगे वो कैश फ्लो FCFE यानी फ्री कैश फ्लो ओनली रिप्रेजेंटेड टू द इक्विटी आपके पास आ जाएगा। आइएगा फॉर्मेट बना देता हूं। सेल्स आ गई, all expenses including depreciation, EBIT आ गया। अब I माइनस होगा, समझ रहे हैं आप? अब I माइनस होगा, क्यों? क्योंकि अब मुझे केवल कौन सा कैश फ्लो छोड़ना है? इक्विटी वाला कैश फ्लो छोड़ना है, बाकी सब आएगा। तो अब ये मेरे पास PBT आ गया, माइनस टैक्स, ये PAT आ गया, प्लस डेप्रीसिएशन, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, प्लस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, माइनस रीपेमेंट ऑफ लोन, माइनस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, माइनस redemption of preference shares, plus new loan taken, तो कैश फ्लो आएगा, प्लस इशू ऑफ डिवेंचर्स, पैसा आएगा, प्लस इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पैसा आएगा। अब आप देख लो, यानी इक्विटी के 3 आइटम छोड़कर पूरे जितने भी कैश फ्लो हैं, अगर उन सबको कंसीडर कर लेते हो और उसके बाद वैल्यू निकालते हो तो उस वैल्यू को बोला जाता है FCFE।
ये आपके पास FCFE आएगी। ऑल कैश फ्लोज एक्सेप्ट इक्विटी, केवल और केवल इक्विटी वालों को छोड़ दो, उसके अलावा जो कुछ भी कैश फ्लो बिजनेस में हुआ है वो सारा कैश फ्लो अगर आप कंसीडर करते हो तो उस कैश फ्लो को हम बोलते हैं FCFE कैश फ्लो। आओ स्टेप्स लिख लें। Steps to be followed. पहली स्टेप, for each year separately for given period, ये लीजिए पहला काम वही है, FCFE निकालोगे फॉर अ गिवन पीरियड, हर ईयर का अलग अलग। कैलकुलेट KE फॉर डिस्काउंटिंग। अब भैया जी ये कैश फ्लो इक्विटी वालों के हैं तो डिस्काउंट रेट भी वो होनी चाहिए जो इक्विटी वालों के लिए एप्लीकेबल होती है, और इक्विटी वालों के लिए जो एप्लीकेबल होती है उसको हम कहते हैं KE। तो डिस्काउंटिंग करने के लिए हम KE को काम में लेंगे। कैलकुलेट KE फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू बेस्ड ऑन FCFE। मान लीजिए टर्मिनल वैल्यू 4th पे निकाल रहा हूं तो FCFE 4 1 + G डिवाइडेड बाय KE - G। यहां पर अब वहां WACC था, बस यहां पर KE आ जाएगा। तो ये आपके पास टर्मिनल वैल्यू आ गई बेस्ड ऑन कैश फ्लो। सर हाँ जी, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ये लो, और डन सर। कैलकुलेट present value of all FCFE and present value of terminal value at KE। अब आपने जो KE की डिस्काउंट रेट ली है उससे आप क्या निकाल लोगे, आप FCFE की प्रेजेंट वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। टोटल ऑफ all present value, total of all present value will be known as equity value। अब की बार जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली इक्विटी वैल्यू आ जाएगी, वो डायरेक्टली आपके पास इक्विटी वैल्यू आ जाएगी। और अगर इक्विटी वैल्यू आ गई तो वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
तो ये आपके पास वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। ये लीजिए, ये आपके पास FCFE पर बेस्ड वैल्यू पर शेयर आ गई। अब देख लीजिए, कोई भी बात आपको पूछनी हो टॉपिक में, ये 4 मेथड हैं। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे और कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सारे सिमिलर पैटर्न हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं बस जो थोड़े डिफरेंट हैं, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर हैं आपके, ठीक है। और एग्जाम में अभी तक इसके पास आपके पास इसका क्वेश्चन 1 या 2 बार आया है बस। कुछ और छोटी छोटी भी कैलकुलेशन है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, हालांकि वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अदरवाइज आप एक बार रीड कर सकते हैं, पेज नंबर 67 या 68 पर मैंने कुछ 7-8 फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक बार देखिएगा अपने नोट्स में। आप पेज नंबर देखो, लास्ट पेज जो है जहां पर क्वेश्चन स्टार्ट है उससे ऊपर मिले क्या? यस सर। तो एक बार ये फॉर्मूला, एक बार पेज नंबर और बता। पेज नंबर या तो 67 68 या 68 होगा। सर क्वेश्चन करने हैं क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं करने, ये फॉर्मूले पढ़ने हैं, जो 7-8 फॉर्मूले दिए ना। यस सर 68 पे। हाँ, कल हम इनको कर लेंगे डिस्कस, एक बार इनको पढ़ लेना, ये आपके बचपन के फॉर्मूले हैं। EPS कैसे, बाकी जो और हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये फॉर्मूले क्या डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में बीच में काम आएंगे, ठीक है। तो लर्न करने हैं ये फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, न केवल इस चैप्टर में बट इसके बाद कंटिन्यूसली आने वाले जो 3-4 हमारे चैप्टर होंगे सब में काम आएंगे। प्लस ये FCFF और FCFE अप्रोच भी सब में काम आएगी, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से आज पढ़ लेना, ओके सर। है ना। सर कल भी इसी टाइम पे क्लास होगी? हाँ हाँ, कंटिन्यू ही रहेगी जब तक अब आपका ये वाला कोर्स पूरा नहीं हो जाएगा ना, तो मैं डेली रखूंगा, ताकि क्या है अपना जब तक वहां पर चीजें खत्म होंगी तो अपने पास 8-10 दिन में ये सर अपन यहाँ खत्म कर लेंगे। तो रेगुलर भी रहेगा, तो आपका सारा लिंक भी आपका रहेगा कि भाई हाँ हर चैप्टर का साथ साथ चलता जाए।